Hello students, welcome back to my channel Science World. I hope you all are good and taking care of yourself and your family. Students, we have already started chapter number 2 microorganisms, class 8 science, and we had 3 videos before. This is the 4th video and it will be about preservation of food. So let's start. If you have not subscribed my channel, then first subscribe it, then press the bell icon so that you will not miss any of my upcoming videos. Also, if you will like this video, then please like it, hit a comment and share with your friends. So students, in our last videos we have discussed about the food poisoning. आपको पता ही होगा हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं अपने चारों ओर एंड दे स्प्रेड मेनी डिसीजेस. उसमें से एक है फूड पॉइजनिंग, जो कि स्पॉइल्ड फूड खाने से, यानी कि ऐसा फूड जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ऐसा फूड खाने से वो बीमारियां होती है ना, जैसे कि फूड पॉइजनिंग. अभी फूड पॉइजनिंग या फिर फूड स्पॉइलिंग होती कैसे? वी नो दैट द फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क से बनी हुई चीज़ें, देन मीट, फिश, कुक्ड फूड, जो हम फूड कुक करके रख देते हैं फ्रिज के अंदर, ऐसे फूड बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन दिस फूड्स वेरी इजीली. और ये ग्रो क्यों होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज इनके अंदर बहुत सारा वाटर होता है ना, जो कि उनके लिए फेवरेबल पार्ट है ग्रोथ के लिए. तो अगर ऐसा फूड हमारे पास है तो उसको हम एक साथ तो फिनिश नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली बच जाता है. तो हाउ वी कैन प्रिजर्व दिस फूड? हम इस फूड को प्रिजर्व करके कैसे वापस यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो इसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती है फूड प्रिजर्वेशन की. सो व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड हाउ इट इज़ डन, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा मेथड होता है या फिर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट से हम स्पॉइलेज को रोकते हैं, यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं फूड के अंदर. ओके, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी प्रिवेंट द growth of microorganisms in the food and we also prevent it from getting spoiled. Okay, so we are going to read some methods. So food preservation से होता क्या है? Food preservation slows down the activity of disease causing bacteria or kills bacteria in food altogether. वो या तो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या उनको पूरी तरह से किल कर देते हैं. And preserving food keeps it from spoiling too quickly and allows it to last for weeks or even months. हम इनको बहुत सारे दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को, अगर हम प्रॉपर मेथड जो है उसका प्रिजर्वेशन का वो यूज़ करेंगे तो. नाउ देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. लेट अस सी. दीज आर सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ सॉल्ट, एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, pasteurization, airtight packaging. So these are all the methods and we are going to read about them one by one, okay, with examples. So first one is the preservation of food by sun drying और dehydration जिसको हम कहते हैं. इसमें होता क्या है, इसके अंदर फूड के अंदर जितना भी वाटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, then it becomes dehydrated. तो ड्राइंग मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स विच आर टू बी प्रिजर्व. जो भी फूड मटेरियल जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है उसको सुखा दिया जाता है सन ड्राइंग करके, है ना, सन में उनको सुखा दिया जाता है. तो ऐसे जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हम ड्राई करते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर जब नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रोथ नहीं होता है ड्राई फूड के अंदर और फूड जो है बहुत दिनों तक हम स्टोर करके रख सकते हैं. तो जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती है लाइक स्पिनच है, देन पालक जिसको हम बोलते हैं, मेथी के लीव्स होते हैं जिससे हम कसूरी मेथी बनाते हैं, देन कॉलीफ्लावर होती है, पीज़ है, देन कुछ और भी जैसे होममेड चीज़ें होती है लाइक पापड़ है, चिप्स है, वड़ी जो दाल से बनती है, मुंगेड़ी जिसको बोलते हैं. तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो हम या तो घर पे बनाते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं, उनको हम इस तरह से सन ड्राई करके रख सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनमें से पानी निकल जाता है. तो ये वेजिटेबल्स फिर हम बाद में स्टोर करके उनको जब चाहिए तब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही एक पिक्चर आपने अभी यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो है ये रेजिन्स है ना, ये जिसको हम किशमिश कहते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी इसी तरह से ड्राई किए जाते हैं. देन जो कैरी होती है कच्ची
है ना, रॉ मैंगो, उससे हम आमचूर बना के रखते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बाय डिहाइड्रेशन। पहले इसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है, देन हम उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं। हियर यू कैन सी द स्लाइसेस ऑफ टोमेटोज़ को हम ड्राई करके रखते हैं। देन रेड चिलीज़ होती है, उनको हम सुखा के रखते हैं, उससे फिर पाउडर बनती है ना। ऐसे ही बहुत सारा फूड होता है जो हम डिहाइड्रेट करके या फिर सन ड्राइंग करके रख सकते हैं। इवन जो ग्रेन्स होते हैं जो फील्ड में प्रोड्यूस होते हैं, है ना, जब हार्वेस्टिंग होता है, ग्रेन्स कलेक्ट किए जाते हैं, सीरियल्स वगैरह, तो उनको पहले सन ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, देन ओनली दे आर स्टोर्ड इन द गोडाउन्स, और जो ग्रेनरीज होती है उनके अंदर वो सुखाकर फिर स्टोर किए जाते हैं। इसके बारे में भी हमने लास्ट जो अपना वीडियो था लास्ट चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट जो मेथड है, इट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, heating kills many microorganisms that prevent food from spoilage, and so some foods can be preserved just by heating. अगर आप मिल्क लेते हो, बाहर से मिल्क लाते हो, या तो आप उसको कंटेनर में लेके आओगे या फिर दूध वाला आपके घर पे आता है, अगर आपने उसको बिना गर्म करके ऐसे ही रख दिया तो वो ख़राब हो जाता है ना। तो जो मिल्क है, व्हेन वी बॉयल दिस मिल्क, उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं दे गेट किल्ड, और वो स्पॉइलेज से बच जाता है। So when we heat the milk during boiling, then the food spoiling bacteria present in the milk get killed, and so the boiled milk remains good for a longer time. फिर उसको ठंडा होने के बाद हम फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। So this is one method of preserving milk. The next is cooling or refrigeration. This is another method of preserving food. So low temperature जो होता है ना, कम टेम्परेचर, लो मीन्स कम, तो लो टेम्परेचर जो होता है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस होता है या फिर फ्रिज के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है ना, कम टेम्परेचर होता है, कूल होता है। तो व्हेन फूड इज केप्ट इन कोल्ड प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटेड, देन द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल ईजीली, वो जल्दी से स्पॉइल नहीं हो सकता, एंड इट रिमेन्स फ्रेश फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड। अब इसमें बहुत सारे फूड आइटम्स हम रखते हैं फ्रिज के अंदर, वेजिटेबल्स रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, चीज़, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, देन एग्स, फिश, मीट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम उसमें रखते हैं। हम इवन जो नीडेड डो होता है ना, यानी कि जिसको हम गुथा हुआ आटा बोलते हैं, जिससे चपाती बनती है, वो भी हम रखते हैं अगर बच जाता है तो। देन कुक्ड फूड जो होता है, जो हम ऑलरेडी कुक कर चुके हैं, जो बच जाता है, ऐसा फूड भी हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, है ना, वेजिटेबल्स है या फिर पल्सेस है, वो भी हम रखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा फूड जो कि हमारे घर में हम स्टोर करके रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, वो बिकॉज ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन और कूलिंग मेथड्स की। आप देख सकते हो हम बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन होते हैं, आपने उसके लेबल पे पढ़ा होगा कभी, ड्राई एंड स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेसेस। तो कुछ मेडिसिन को फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है ताकि वो ख़राब नहीं हो, है ना। और बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ठंडी जगह में इसको स्टोर करके रखना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो। तो ऐसी सारी चीज़ें हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। देन नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग जो है इट इज़ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन, बट आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर देखा होगा नीचे जो होता है वो कूलिंग होता है, ऊपर एक छोटा और पार्ट होता है जिसमें डीप फ्रीजिंग होता है ना, जहाँ पर हम आइस को जमाते हैं, आइस वहाँ पर बनती है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है इट इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे ही वो होता है ताकि वहाँ पर फ्रीजिंग हो। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड। एक्सेसिव मतलब बिलो 0 डिग्री, है ना। तो ऐसा जो फूड होता है वो हम जनरली पैकेट्स में स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैरेट्स के पीसेस होते हैं, पीज होते हैं, देन और दूसरी जो वेजिटेबल्स होती है उनको हम कट करके उनको पैकेट्स में पैक करके डीप फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं। तो ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट इसी के लिए होता है ताकि हम ऐसे फ्रोज़न जो फूड आइटम्स है उसमें रख सकते हैं। सो व्हेन द फूड इज़ केप्ट इन डीप फ्रीज़र हुज टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, द फूड गेट्स फ्रोज़न। फूड जो है वो फ्रोज़न हो जाता है ना, जम जाता है। एंड एट द वेरी लो टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रिवेंटेड कम्प्लीटली। यहाँ पर बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो सकते। एंड ड्यू टू दिस फ्रोजन फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड एंड फ्रेश फॉर लॉन्ग पीरियड्स। आप देख सकते हैं कि जो नॉन वेज फूड होता है जैसे कि मीट है, फिश है, उसको भी फ्रोज़न फूड के अंदर रखा गया है उस कैटेगरी में,
ताकि वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे, है ना। सो दिस फ्रोजन फूड कैन बी कुक्ड एंड ईटन वेन एवर इट इज़ नीडेड। तो जब भी इसकी ज़रूरत होती है कुक करने की, वो हम बाहर निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। डीप फ्रीजिंग मेथड जो है, इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स लाइक मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, also fruits and vegetables. And you can see here in the picture, this is fish, आइसक्रीम, अलग अलग तरह के जो आइसक्रीम्स होते हैं उसको भी हम फ्रीज़र के अंदर रखते हैं ताकि वो मेल्ट नहीं हो, ख़राब नहीं हो। एक बार वो मेल्ट हो गया तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो हो सकते हैं, तो इसलिए हम उसको फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डीप फ्रीजिंग से स्टोर करके रखते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ एडिशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जो हम जनरली फूड में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट। सो कॉमन सॉल्ट जो है, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ food spoiling microorganisms due to which it is used to preserve a number of food items like pickles। मेन तो हम पिकल्स जो घर पे बनाते हैं उसमें बहुत सारा नमक डाला जाता है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, दादी को, जब वो बनाती है पिकल तो वो कहती है कि अगर सॉल्ट कम हो जाएगा तो अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। सो कॉमन सॉल्ट जो है, इट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश ऑल्सो। मीट और फिश जो होता है उसको स्टोर करने के लिए भी बहुत पुराने टाइम से इसको यूज़ किया जाता है, सॉल्ट को, नमक को, है ना। तो ऐसे इस तरह से उनको फ़िश को और मीट के जो पीसेस होते हैं उनको कवर करके ड्राई सॉल्ट से उसको प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ऐसा जो मीट है वो बहुत दिनों तक स्पॉइल नहीं होता है एंड दे रिमेन गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन कुछ जो फ्रूट्स होते हैं सच एज रॉ मैंगोज़, कच्ची जो कैरी होती है, देन लेमन है, आंवला है, इसको भी हम इस तरह से नमक लगाकर या फिर अचार बनाकर उसको हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। देन जो टैमरिन यानी कि जो इमली होती है उसकी भी आप चटनी बना के रख सकते हैं नमक डाल के, या फिर उसको इमली को ही हम नमक लगाकर रख सकते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो इस तरह से जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बैक्टीरिया या फिर फंगस की ग्रोथ को रोकता है और उनको स्पॉइल होने से बचाता है। हियर यू कैन सी दीज आर द पिकल्स, इनके लिए भी कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। कॉमन सॉल्ट के अंदर जो रोटिंग का जो प्रोसेस होता है, स्पॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए पिकल्स में नमक डाला जाता है अच्छे से। देन नेक्स्ट जो मेथड है, इट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर, बाय एडिशन ऑफ शुगर। नाउ शुगर इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग जैम्स एंड जेलीज। मोस्टली ये दो ऐसे फूड है जिसमें बहुत सारा शुगर डाला जाता है, जो कि फूड्स, ये फूड जो है वो फ्रूट से बनते हैं, है ना। अलग अलग फ्रूट्स के जैम्स और जेलीज हम बनाकर खाते हैं। तो शुगर जो है, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द फ्रूट्स। मॉइस्चर कंटेंट जो होता है जैम्स और जेलीज के अंदर वो शुगर डालने से कम हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसमें कम हो जाती है। तो जो फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, गुआवा, ये सारे फ्रूट जो है वो यूज़ किए जाते हैं जैम्स और जेलीज बनाने के लिए और उसमें बहुत सारी शुगर यूज़ होती है। एंड वी कैन स्टोर दिस फूड्स फॉर लॉन्गर टाइम सेफली इन आवर फ्रीज़र, फ्रीज में भी रख सकते हैं या फिर बाहर भी हम इसको रख सकते हैं। जैम्स और जेलीज जो है वो ख़राब नहीं होते बिकॉज दे कंटेन लॉट्स ऑफ शुगर। जेलीज आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स की, इसमें शुगर होती है इसलिए वो ख़राब नहीं हो सकते। तो ये जेली की जो टॉफ़ीज़ आती हैं अलग अलग शेप में, ये भी ख़राब नहीं होती है बिकॉज दे कंटेन शुगर। The next method is preservation of food by mustard oil or any other type of oil and vinegar. तो ऑयल जो है it prevents growth of microorganisms. Then vinegar जो एक एसिड है, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है जब फूड में डाला जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं घर में, नॉट ओनली मस्टर्ड ऑयल बट ग्राउंडनट ऑयल, देन सिसमे ऑयल, देन आलमंड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है। तो ये सारे जो ऑयल के टाइप्स हैं दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मेनी टाइप्स ऑफ फूड्स। जनरली जो हम पिकल्स बनाते हैं उसमें बहुत सारा ऑयल डाला जाता है, जैसे कि लेमन है, देन कैरेट्स, गाजर का भी अचार डलता है। ये जो आप ड्रम स्टिक्स खाते हो सांभर के अंदर जो डलती है उसका भी अचार बनता है। देन जो करौंदे या फिर इसको केर या ऐसे कुछ नाम है इसका, है ना, ग्रीन कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसका भी अचार जो है वो बनता है। देन लाल मिर्च, हरी मिर्च, आंवला,
इवन जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर है ना, इसका भी जो है पिकल बनाया जाता है। एंड दिस ऑल फूड्स और दिस ऑल द पिकल्स कंटेन लॉट्स ऑफ ऑयल, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑयल द स्पॉइलिंग और वी कैन से दिस फूड इज प्रिजर्व, दिस पिकल्स दे आर प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे समय तक ये अच्छी तरह से हम रख सकते हैं स्टोर करके, बिकॉज इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते हैं। तो विनेगर और ऑयल जो है वो इनमें डाला जाता है। देन रॉ मैंगो का जो पिकल होता है ये तो हर घर में बनता है ना, कैरी का अचार। तो ये सारे जो फूड्स है उसमें हम ऑयल डालते हैं या फिर विनेगर डालते हैं। द नेक्स्ट जो मेथड है, इट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये नंबर्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, ये आपने बहुत सारे फूड आइटम्स के रैपर्स जो होते हैं, उनके कंटेनर जो होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा, एक लेबल उस पर आता है इस तरह का। जैसे आप जैम लेने जाओ, जेलीज है या फिर कोई भी फूड आइटम जब आप लेके आते हो जो कि पैक्ड फूड होता है, यू कैन सी इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो उसमें लिखा होता है कि क्या क्या उसमें एडेड है। तो ये जो जैम का है लेबल, इसमें लिखा है कि इसमें शुगर है, मिक्स फ्रूट पल्प है, देन मिक्स फ्रूट में इसमें बनाना है, पपाया है, एप्पल जूस है, पेयर पल्प है, पाइनएप्पल है, मैंगो है। तो ये मिक्स फ्रूट जूस है, इसमें सारे टाइप्स के फ्रूट्स यूज़ किए गए। देन थिकनर के लिए इसको 440 है, एसिडिटी रेगुलेटर 330, विटामिन B3, प्रिजर्वेटिव इसमें डाले गए हैं 211, देन 223A, देन 202 GNR है ना। देन नीचे आप देख सकते हो फूड कलर जो है उनका भी नंबर है, देन फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग तरह के। तो ये जो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर द नंबर्स गिवन टू दिस केमिकल्स। ये केमिकल्स को दिए गए नंबर्स होते हैं जिसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आपको नंबर पता है तो आपको पता होगा कि वो कौन सा प्रिजर्वेटिव उसमें डाला गया है। तो ये ई जो है इट कम्स फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप में ये स्टार्ट हुआ था नंबरिंग देना फूड को। तो ये जो स्पेशल कोड होता है इसके लिए हर प्रिजर्वेटिव के लिए, तो ये उस लेबल के ऊपर लिखा होता है। तो यू कैन चेक वॉट एवर थिंग्स आर देयर इन योर होम, यू कैन चेक देयर लेबल्स और आपको पता चलेगा कि उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। जनरली जो प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं फॉर फूड प्रिजर्वेशन, दे आर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, citric acid, potassium benzoate, sodium sorbate and nitrites. These are some chemicals that we use to preserve foods like jams, jellies, juices and squashes so as to save them from the spoilage. Citric acid जो है it is used in confectionaries, यानी कि स्वीट्स में इसको यूज़ करते हैं citric acid को. These are the special chemicals that kill the food spoiling and bacteria but they do not harm us. ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट देयर आर सम हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, हार्मफुल केमिकल्स है जो काफ़ी कंट्रीज़ में बैन हो चुके हैं। इवन इंडिया में भी बहुत सारे केमिकल्स बैन हो चुके हैं जो कि अब यूज़ में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि कौन से प्रिजर्वेटिव उस फूड में डाले गए हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन केमिकल्स को दिए गए वो आप उस फूड के लेवल के ऊपर पढ़ सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज पैस्चराइजेशन। नाउ पैस्चराइजेशन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इनके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एंड ही हैज़ गिवन एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एंड दिस मेथड इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन आफ्टर हिज नेम। उनके नेम से ही ये मेथड को इसको नाम दिया गया है, पैस्चराइजेशन। नाउ इन दिस मेथड व्हाट हैपन्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, स्पेशली जो बड़ी बड़ी मिल्क डेयरीज होती है वहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड ये हीटिंग जो होता है मिल्क का वो होता है अबाउट 70 डिग्री पर इसको बहुत हीट किया जाता है, बॉईल किया जाता है फॉर 50 to 30 सेकेंड्स टू किल द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन इट, है ना। बैक्टीरियाज इसमें से किल हो जाते हैं जब हम हीटिंग करते हैं। तो इस तरह से उसको पास किया जाता है इस हीटिंग सेक्शन में। देन नेक्स्ट दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली। कूलिंग सेक्शन जो होता है यहाँ पर ये मिल्क जो है हॉट मिल्क इसको जल्दी से कूल किया जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर एंड टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर। और इस तरह से जो है कम टेम्परेचर पे वो बैक्टीरियाज ग्रो नहीं होते। एंड देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन कोल्ड
रेफ्रिजरेटर्स, जैसे कि आप कह सकते हो कि कोल्ड एरिया में इसको स्टोर करके रखा जाता है। कैंस में अगर इनको पैक करते हैं या फिर बॉटल्स में पैक करते हैं तो उनको रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखा जाता है। सो दिस पैस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। ये जो मिल्क है पैस्चराइज मिल्क, वो हम बिना बॉइलिंग के डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, उसको ड्रिंक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो देर आर टू वेज ऑफ पैस्चराइजिंग रॉ मिल्क। कमर्शियली जो पैस्चराइजेशन होता है, एक जो मेथड है वो है LTLT, मीन्स लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। और दूसरा जो मेथड है इट इज़ HTST, इसमें हाई टेम्परेचर थोड़े समय के लिए उसको बॉईल किया जाता है। तो ये दोनों ही मेथड जो है वो कमर्शियली जहाँ पर पैस्चराइजेशन होता है, बड़ी बड़ी जो मिल्क डेयरीज होती है वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। देन दिस पैस्चराइज मिल्क इज स्टोर्ड इन द कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स में, कैंस में या फिर जो पैकेट्स होते हैं उनमें इसको पैक किया जाता है। यू कैन सी दिस इज अमूल मिल्क, अलग अलग कंपनी के हैं ये। सो पैस्चराइजेशन की वजह से हम मिल्क को बहुत अच्छे से काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट जो मेथड है इट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। अब एयर टाइट पैकेट्स कहते ही आपके सामने बहुत सारे जो कुरकुरे, लेज़, चिप्स के पैकेट्स, अलग अलग जो सोया स्टिक्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जनरली खाते रहते हैं, है ना। तो ये जो एयर टाइट पैकेजिंग है ये भी एक मेथड है, हम इस तरह से फूड को स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यही मेथड जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, इनको सील पैक करके, एयर टाइट पैक करके भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो ये पैकेट्स है यहाँ पर कुछ, जिसमें अलग अलग टाइप्स के फूड जो है वो पैक किए गए। ये पैकेट्स ऐसे होते हैं जिनमें एयर नहीं जा सकती अंदर, दे आर एयर टाइट। देन नेक्स्ट मेथड जो है इट इज़ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग में क्या होता है कि जो फूड होता है उसको हीट किया जाता है। स्मोकिंग इज़ सेपरेट फ्रॉम ड्राइंग। अब स्मोकिंग में ड्राइंग की तरह नहीं होता है, इसमें से जो मॉइस्चर है वो एकदम से निकाला नहीं जाता है। स्मोकिंग एड्स फ्लेवर टू द मीट, फिश एंड पोल्ट्री। मीट, फिश और पोल्ट्री जो होता है यानी कि चिकन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक फ्लेवर ऐड करने का काम होता है स्मोकिंग का, इस प्रोसेस का। एंड इट प्रोवाइड्स अ स्मॉल फूड प्रिजर्वेशन इफेक्ट, इससे फूड प्रिजर्व भी हो जाता है। नाउ जो हैम्स होते हैं, पोर्क रोस्ट होते हैं, बेकन है, बीफ, ब्रिस्केट्स, होल पोल्ट्री, सैल्मन, हेरिंग एंड ऑयस्टर्स, ये सारे जो है ऐसे फूड है जो स्मोकिंग से प्रिजर्व किए जाते हैं, है ना। सो मोस्टली इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड आता है जो कि लॉन्गर टाइम के लिए, लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द प्रोसेस। जो बारबेक्यू होता है ना, उसमें भी स्मोकिंग यूज़ किया जाता है मेथड, तो उसमें एक अलग सा एक फ्लेवर जो है वो उस फूड में आ जाता है। सो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग नॉन वेज फूड। देन नेक्स्ट इज कैनिंग। कैनिंग जो है इट इज़ अ मेथड इन विच वी स्टोर फूड और वी प्रिजर्व फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स अलग अलग शेप के, साइजेस के होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हम लिक्विड फूड भी स्टोर कर सकते हैं, ड्राई फूड भी स्टोर कर सकते हैं, नॉनवेज फूड भी स्टोर कर सकते हैं, वेजिटेरियन फूड भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंस, अलग अलग साइज़ में, शेप में आते हैं। सम आर मेड ऑफ मेटल, सम आर मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से बने हुए भी कैंस होते हैं। सो दिस इज़ कैन्ड फूड। तो इसको इन कैंस में पैक करने से पहले इनको अच्छे से गर्म किया जाता है, फूड को अच्छे से, एंड देन दे आर पैक्ड इनटू द कंटेनर्स। Here you can see different food items are there, peaches, peas, corn, olive, black olive, pineapple, इस तरह के बहुत सारे फूड आइटम्स जो है कैंड होते हैं, मीन्स वो कैनिंग प्रोसेस से पैक किए जाते हैं। एंड इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो कैन फूड होता है, अगर हम कोई कैन लाते हैं देन इफ़ इट इज़ स्वेल्ड अप, अगर वो स्वोलन हो, जैसे नॉर्मली तो उसका शेप ऐसा होता है कैन का, लेकिन अगर ये कैन थोड़ा सा ऐसा हो, अगर वो स्वेल हुआ हो, तो उसका मतलब उसके अंदर एयर एंटर हो गई है और वो फूड जो है वो ख़राब है अंदर। तो इतना ध्यान आपको कैन खरीदते समय रखना है, उसका साइज़ चेंज नहीं हो और सील उसका अच्छे से पैक हो। सो दिस वर द ऑल द मेथड्स that we follow for preserving food. So dear students, if you like this video then please
share it with your friends, also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. So next video में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं. So wait for it and thank you for watching this video. We will meet again in our next video. Till then, take care. Bye bye.